नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर में या तो कहीं आए हैं या तो आने की परम संभावना है। आपको मैं निश्चिंत कर दूं कि जो भी आप जीके जीएस पढ़ेंगे उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देंगे तो यह जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। केवल एक एक क्वेश्चन से सीख सीख कर अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जो एग्जाम के लेवल का ना हो। सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पेपर में आए होंगे, है ना। तो इसी रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है, ऐसे छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, डिट्टो प्रश्न रहेगा एकदम पेपर में। तैयार कैसे करते हैं आपकी जिम्मेदारी है और इस वीडियो की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से देखेंगे, तैयार करेंगे। आज यहीं पर याद करना है, इसको यहीं पर याद करिएगा। ऐसा नहीं कि घर पर बैठ कर याद करेंगे, एकदम डायरेक्ट याद करिए। कह रहा है, क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल मतलब जानते हैं गर्मी का समय। ग्रीष्म काल में उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया लिखा है। ग्रीष्म काल में उत्तरी भारत के मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, यह हमसे पूछा है। मतलब आपको पता है कि जो हमारा गर्मी का समय है, गर्मी के समय में उत्तर भारत के मैदान में जो हवा चलता, अभी गर्मी का समय जो उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, इस क्षेत्र में जो हवा चलती है गर्मी के समय में, तो बहुत भयानक हवा चलती है, मुंह फाट जाता है। उस हवा को क्या बोलते हैं? लू। उस हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। याद रखिएगा, लू जो होती है यह एक गर्म हवा होती है, और अप्रैल से 15 जून तक चलती है। अप्रैल से 15 जून तक चलती है। लू जो होती है गर्म हवा होती है, अप्रैल से 15 जून के आसपास चलती है। याद रखिएगा, इसकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड से यह हवाएं चलती है, गर्म हवा होती है। और साथ ही यह जानकारी याद रखेंगे कि जो यह हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, यह जमीन से उठकर चलती है, जमीन से ऊपर उठकर चलती है। मतलब जमीन पर नहीं लगेंगी, जमीन से ऊपर उठकर वातावरण में चलती है। तो इसीलिए बाइक को लेकर जाते हो तो मुंह झुलसा जाता है। तो ही पूछा है कि ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी के समय में उत्तरी भारत मैदानों में बहने वाली हवा को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। बस यहीं पर याद करेंगे, डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आएगा पेपर में। ठीक, लू कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से याद कर लेंगे, क्या कहते हैं उसे? लू कहते हैं। जमीन से ऊपर उठकर चलती है, गर्म हवा होती है, अप्रैल से 15 जून तक चलती है और स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। मतलब बहुत तेजी से चलती है, तूफानी तरीके से चलती है, बहुत तेज चलती है ना। याद रखेंगे। अगला है, नेक्स्ट है, भारत में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। याद रखिएगा, भारत में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां किया गया? तो जब भी अंडर वाटर मतलब क्या है, पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन जब भी बात हो ना, तो करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? कोलकाता। डायरेक्ट यही प्रयास कर लीजिए। मतलब पानी के अंदर अगर रेल चलाने की बात हो, अंडर वाटर मेट्रो मतलब पानी के अंदर रेल, तो हमेशा बिना कुछ सोचे समझे सीधे आंसर ठोकेंगे कोलकाता। क्या ठोकेंगे? कोलकाता। डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे, अंडर वाटर मेट्रो कहां पर? कोलकाता में। नेक्स्ट है स्काई लाइट क्या है जी? स्काई लाइट क्या है? तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, है ना। थोड़ा सा एडजस्टिंग करना पड़ेगा। स्काई लाइट क्या है? तो याद रखिएगा, यह भारतीय सेना से रिलेटेड है। भारतीय सेना से रिलेटेड है। और स्काई लाइट जो है यह एक संचार उपग्रह है। कैसा है? संचार उपग्रह है। तो कोई पूछे, समझिएगा, कोई पूछे कि स्काई लाइट क्या है, तो भारतीय सेना से रिलेटेड है, इंडियन आर्मी से रिलेटेड है और एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। स्काई लाइट क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है जो भारतीय सेना से रिलेटेड है। भारतीय सेना से रिलेटेड है, याद रख लेंगे। ठीक है। स्काई लाइट जो 2022 में इसका मतलब ओपन किया गया, तो भारतीय सेना से रिलेटेड है और ये संचार उपग्रह है। याद रख लेंगे ना तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाशा, देखिए लिखा है, आकाशा एयरलाइंस ने अपनी पहली उड़ान कहां से कहां भरी? याद रखिएगा, आकाशा एयरलाइंस ने अपनी पहली उड़ान कहां भरी? तो आकाशा एयरलाइंस ने पहली उड़ान, याद रखिएगा, मुंबई से अहमदाबाद के लिए भरी। कहां भरी थी? मुंबई से अहमदाबाद के लिए। तो इसको एकदम एग्जैक्ट याद रख लेंगे, दिखाई दे रहा होगा, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। कहां से कहां तक भरी? मुंबई से अहमदाबाद। पहली उड़ान याद रखेगा, मुंबई से
अहमदाबाद। मुंबई से कहां तक? अहमदाबाद तक। इसको आप याद रखेंगे। आकाशा एयरलाइंस ने पहली उड़ान कहां से भरी? मुंबई से। कहां से कहां तक? मुंबई से अहमदाबाद तक। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताएंगे, है ना। क्वेश्चन है पहली किसान रेल कहां चली? प्रश्न पूछे पहली किसान रेल, तो महाराष्ट्र के देववली से बिहार के दानापुर तक। पहली किसान रेल देववली से दानापुर तक, है ना, महाराष्ट्र से बिहार तक पहली किसान रेल चली थी। तो इनमें से 1 2 3 4 क्वेश्चन, यह देखिए, यह क्वेश्चन तो आएगा जी, डिट्टो आएगा, आपको याद करना पड़ेगा। करा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है 1939 में। याद रखिएगा, जब भी आप पेपर देते हैं सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन बनता है ना बच्चा, याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1939 में। 1939 में। और किनके द्वारा हुई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। यहां से 2 क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस से 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं, यही याद कर लेंगे ना, बेहतरीन होगा। यही याद कर लेंगे, बेहतरीन होगा। तो चलिए, बात है 1938 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन किया। याद रखिएगा, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन किया और यहां पर 15 वर्षीय योजना चलाई। क्या चलाई? 15 वर्षीय योजना चलाई। फिर 1939 में त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता करना चाहा, परंतु पता है कि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच क्या हो गया? इनके बीच क्या हो गया? द्वंद्व छिड़ गया। और द्वंद्व के बाद इसमें चुनाव हुआ और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। पट्टाभी सीतारामैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस विजयी हो गए और विजयी होने के बाद गद्दी संभालने लगे। गद्दी संभालने के बाद फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद इनकी कुर्सी पर आकर बैठे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सब बातें आपको पता होगी। 1939 में इन्होंने यहाँ से कांग्रेस के अधिवेशन से त्यागपत्र दिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, देश की आजादी के लिए की। और एक गर्म दल के लोगों का समूह था। याद रखेंगे इसको अच्छी तरीके से। सुभाष चंद्र बोस से 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न पूछे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के किसने पुकारा? देखिए, नेताजी के नाम से 2 ही व्यक्ति फेमस है। आज तक भारत में नेताजी के नाम से 2 ही व्यक्ति फेमस है। एक है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस और एक है राजनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ हैं कौन? मुलायम सिंह यादव जी। नेताजी के नाम से 2 ही व्यक्ति फेमस हैं। एक कौन है? सुभाष चंद्र बोस और एक है हमारे मुलायम सिंह यादव जी। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न पूछे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के किसने पुकारा? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था हिटलर ने। किसने कहा था? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। और इंपॉर्टेंट बात और है कि प्रश्न पूछे कि सुभाष चंद्र बोस देश के लिए बहुत काम किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, किसने? टैगोर। इन्हीं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो नेताजी कहा था हिटलर ने। किसने कहा था? हिटलर ने, हरामी ने, है ना, हिटलर ने। आगे बढ़े, आगे सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा, है ना। और थोड़ा सा याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद क्या करेंगे? देखिए, गांधी जी ने, ध्यान से सुनिए, गांधी जी ने, है ना, और यहां लिख लेते हैं टैगोर। किसको लिख लेते हैं? टैगोर जी को। देखिए, गांधी जी को बापू किसने कहा? तो गांधी जी को बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, गांधी जी को बापू कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कह दिया। मतलब अपने में बाप और चाचा दोनों आपस में बन गए। कहने का मतलब, गांधी जी को बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को क्या कह दिया? चाचा। क्या कह दिया? चाचा। याद रखिएगा, टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। क्या कहा? महात्मा। तो गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव कह के पुकार दिया, गुरुदेव, है ना। इन्हीं टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को
सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के पुकारा? क्या कह के पुकारा? देश नायक। क्वेश्चन आता है यार, देश नायक कह के एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, लक्षद्वीप, सर लक्षद्वीप क्यों लिखो हो? पेपर में आता है, हर दूसरे पेपर में लक्षद्वीप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहली बात है, लक्षद्वीप से 2-3 क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा, यही ऊपर लिख देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा एक एक चीजें। सबसे पहली बात, अगर आप लक्षद्वीप को देखेंगे ना बच्चा मेरे, जब भी आप लक्षद्वीप को देखेंगे तो लक्षद्वीप से क्या क्या प्रश्न उठता है? सबसे पहली बात तो केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, बच्चे को पता है ना। लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। क्या नाम है? कारावती। चलो लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। देखिए क्या है, लक्षद्वीप ऐसे ही लिखा जाता है, द्वीप लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता है, लक्षद्वीप। सबसे पहली बात याद रखिएगा, यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी यही आती है पेपर में, राजधानी होती है कारावती। क्या होती है? कारावती। राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी होती है कारावती। सर इसकी आकृति कैसी है? लक्षद्वीप की आकृति है घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल जैसे, घोड़े के नाल के जैसे इसकी आकृति है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की जो भाषा है बच्चा, भाषा है मलयालम। कौन सा भाषा है? मलयालम भाषा है। याद रखिएगा, केरल के क्षेत्र की जो भाषा है, यही भाषा लक्षद्वीप तक पहुंची है। भारत का नक्शा ऐसे ड्रा करेंगे तो इधर छोटे छोटे टापू के रूप में, छोटे छोटे टापू के रूप में लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। कोई पूछे लक्षद्वीप जो ऊपर निकला है वह क्या है? लक्षद्वीप जो ऊपर निकला है, यहाँ पर लक्षद्वीप जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, तो मूंगा का बना चट्टान है, मूंगा का बना चट्टान है, मूंगा का बना चट्टान है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? यहीं पर एक हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, लक्षद्वीप। क्या पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है। आपसे प्रश्न आपसे पेपर में पूछे, क्या पूछेगा? ध्यान से देखिएगा कि लक्षद्वीप की आकृति कैसी है, तो घोड़े के नाल के समान है। भाषा कैसी है? मलयालम। राजधानी है करावती। याद रखना है, 1% भूलेंगे नहीं, क्लासों हम कूट देंगे भूल गए तो। आगे देखिए, है ना, जैन धर्म। जैन धर्म से तो बहुत चीजें आपको पता होगी, लेकिन प्रश्न पूछे जैन धर्म मुख्य रूप से किसमें विश्वास रखता है? तो जैन धर्म याद रखिएगा आत्मा में विश्वास रखता है। जैन धर्म कहता है कि अहिंसा मत करो, अहिंसा में विश्वास रखता है ना, अहिंसा में विश्वास रखता है। तो जैन धर्म आत्मा में और अहिंसा में विश्वास रखता है। जैन धर्म परमात्मा यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है, परमात्मा यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है, इस चीज को याद रखेंगे। जैन धर्म परमात्मा यानी ईश्वर को नहीं मानता है। यहाँ पर बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? सुनिए 2 क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। और इनका ऋषभदेव का संकेत चिन्ह है, ऋषभदेव का संकेत चिन्ह है बैल या सांड, बैल या सांड, या इसी सांड को बोलते हैं वृषभ। क्या बोलते हैं? वृषभ। तो देखिए समझिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है सर? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव है। और इनका जो चिन्ह है वह बैल है, सांड है या वृषभ है। अरे बैल को संस्कृत में वृषभ कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वृषभ कहते हैं, है ना। आइए यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जैन धर्म में जो गुरु होते हैं या जो उपदेश देते हैं, जैन धर्म में जो गुरु होते हैं या जो उपदेश देते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में जो गुरु होते हैं या उपदेश देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर। किस नाम से जानते हैं? तीर्थंकर के नाम से। और इन तीर्थंकरों की संख्या कुल 24 है। इन तीर्थंकर की संख्या कुल 24 है, यानी कि जैन धर्म में टोटल गुरु कितने हुए हैं? 24 हुए। कितने गुरु हुए हैं? 24। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 है। सबसे पहले तीर्थंकर हैं, ध्यान से सुनिए, ऋषभदेव। सबसे पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। यह पेपर में आते हैं, याद रखिएगा। 19वें नंबर के तीर्थंकर याद रखना है आपको। 19वें नंबर के तीर्थंकर है मल्लीनाथ। नाम क्या है इनका? मल्लीनाथ। 23वें नंबर के तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ, है ना। और 24वें नंबर के तीर्थंकर है महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी। अच्छा बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आपको पता होगा, नहीं पता तो यही रट मारिए। पार्श्वनाथ जो है इन्होंने चतुरायन सिद्धांत दिया।
4 पहलुओं पर इन्होंने चर्चा की। महावीर स्वामी ने पंचायन सिद्धांत दिया, याद कर लीजिए, बस इतना ही। पार्श्वनाथ ने चतुरायन सिद्धांत दिया, महावीर स्वामी ने पंचायन सिद्धांत दिया। यहां से यह भी याद रखेंगे कि जो ऋषभ देव है, इनका जन्म हुआ है अयोध्या में। इनका जन्म हुआ है कहां पर? अयोध्या, यूपी से रिलेटेड है, अयोध्या में। पार्श्वनाथ, इनका जन्म हुआ बनारस में। कहां पर? बनारस में। यह भी यूपी से रिलेटेड है ना। तो प्रश्न पूछे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, लेकिन कहीं पूछ दे कि वास्तविक संस्थापक, सबसे बेहतरीन, सबसे वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महावीर स्वामी। जैन धर्म परमात्मा को नहीं मानता, आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, अहिंसा को मानता है, अहिंसा पर विशेष जोर देने को कहता है। जैन धर्म अहिंसा मतलब बिल्कुल मारपीट, खून खराबा ना करे, यह कहता है जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अच्छा, फिर पूछे एक क्वेश्चन, जैसे मैंने मिटा दिया है, यहाँ लिखा था, इसको लिख लेंगे। 2 जगह लिख रहा हूं, नैमी सारण्य। नैमी सारण्य एक स्थान है। देखो, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपको पता नहीं कि पढ़े हैं कि नहीं, ये सब चीजें पढ़े हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं तो जो एक एक चीज बता रहा हूं ना, एक एक चीज आप एकदम रट मारिए, जितना जैसे बताया वैसे ही रट मारिए। दिन भर में 20-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो 1 महीने में 600 क्वेश्चन होंगे। समझ रहे हैं? ठीक, देखिए, नैमी सारण्य एक स्थान है, बड़ी पवित्र स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है। नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र स्थान है। कहां पड़ता है? तो सीतापुर जिले में। सीता लखनऊ के आगे पड़ता है, सीतापुर जिले में यह एक पवित्र स्थान है, जिसका नाम क्या है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य। यहां पर 84,000 ऋषियों ने, 84,000 ऋषियों ने तपस्या की है। 84,000 ऋषियों ने तपस्या की है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 84,000 ऋषियों की पवित्र भूमि तो नैमिषारण्य, या फिर पूछेगा 84,000 ऋषियों की तपोभूमि, तपो मतलब तपस्या करने वाली भूमि, तो भी नैमिषारण्य। कहां पर? सीतापुर पड़ता है, सीतापुर जिले में पड़ता है, लखनऊ के थोड़ा सा आगे पड़ता है। एक और जगह है कौशाम्बी। क्या नाम है? कौशाम्बी। इसी कौशाम्बी में एक जगह है घोषिता राम विहार, सुने होंगे नाम, घोषिता राम विहार। तो कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, ज्यादा कुछ 3-5 नहीं करेगा, कहेगा बताइए कि घोषिता राम विहार किस जिले में है? तो कौशाम्बी में। क्यों प्रसिद्ध है यार? जो कौशाम्बी जिला है ना, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए है। बौद्ध धर्म की चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैन धर्म की चीजें यहाँ पर देखने को मिली। जो कौशाम्बी है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो दोनों आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल। आगे है हॉलमार्क। अच्छा, हॉलमार्क क्या होता है जी? हॉलमार्क जो होता है, सोने की शुद्धता, सोने के आभूषण पर, सोने के आभूषण पर सोने की शुद्धता बताता है, सोने की शुद्धता बताता है। तो समझिए, हॉलमार्क एक प्रकार का चिन्ह होता है। हॉलमार्क एक प्रकार का चिन्ह होता है, जो सोने की, मतलब सोने के जो आभूषण होते हैं, उन आभूषण पर यह चिन्ह लगता है, और सोने की क्या करता है? शुद्धता बताता है। सोने का क्या करता है? शुद्धता बताता है। याद रखेंगे, हॉलमार्क सोने से संबंधित है। नेक्स्ट। अच्छा जी, थार का मरुस्थल। सर इसको क्यों लिखे हो? क्या आता है पेपर में? तो पेपर में देखिए, थार का मरुस्थल से क्या आता है। सबसे पहली बात, थार, था रो से हो गया राजस्थान। यह किस क्षेत्र में पड़ता है? राजस्थान के क्षेत्र में, है ना? कहां पर पड़ता है? राजस्थान के क्षेत्र में। एक और मरुस्थल बार बार पेपर में आता है, टकला मकान, है ना? टकला मकान मरुस्थल, टकला मकान यह मरुस्थल है, यह मरुस्थल है। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जो टकला मकान मरुस्थल है, जो टकला मकान मरुस्थल है, यह मंगोलिया के क्षेत्र में है। कहां पर है? मंगोलिया। और मंगोलिया कहां पर पड़ता है? चीन में। कहां पर पड़ता है? चीन में। तो जो टकला मकान मरुस्थल है, टकला मकान मरुस्थल है, वह कहां पर है? मंगोलिया यानी कि चीन के क्षेत्र में। कभी कभी मंगोलिया देता है, कभी कभी चीन देता है, दोनों याद रखेंगे। मंगोलिया यानी कि चीन के क्षेत्र में, टकला मकान मरुस्थल। अच्छा, थार का मरुस्थल कहां पर है? थो रो से कहां बना? राजस्थान। देखो, इसको लिखने का आंसर राजस्थान हमारा बताना नहीं था। पेपर में क्वेश्चन आता है, समझिए, पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो थार का मरुस्थल है, यहां पर देखो, थार का मरुस्थल में यार बच्चा मेरे, बालू होता है, आपको भी पता है ना क्या होता है? बालू, यानी कि इसी को हम कहते हैं रेत। क्या होता है? बालू होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? रेत होता है। जो
तो जो थार का मरुस्थल है, दिन के समय अत्यधिक, जब धूप पड़ेगी ना तो दिन के समय अत्यधिक गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि राजस्थान एक तो सूखा एरिया है, राजस्थान एक तो सूखा एरिया है, ऊपर से मरुस्थलीय एरिया है, ऊपर से पूरा सूर्य का प्रकाश पाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, कर्क रेखा के समीप है, तो दिन के समय बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। रेत देखते हैं, बालू वालू दुआरे पर आपके बालू हो, चाहे कहीं घर पे बालू हो, तो देखते हैं बालू बहुत तेज गर्म होता है। तो जो यह है बच्चा, ये जो थार का मरुस्थल है, दिन के समय बहुत ही अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो जब थार का मरुस्थल गर्म होगा, अगल बगल के लोग भी गर्मा जाएंगे कि नहीं गर्मा जाएंगे, इसलिए पेपर में आता है। तो दिन के समय अत्यधिक गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, और बालू पता है बहुत जल्दी ठंडा होता है। और रात के समय अत्यधिक ठंडा हो जाता है, रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है, रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इसीलिए यह थार के मरुस्थल से क्वेश्चन आता है। दिन के समय अत्यधिक गर्म और रात के समय अत्यधिक ठंडा कौन सा मरुस्थल हो जाता है? थार का मरुस्थल। यही कारण है कि राजस्थान में दिन जो होते हैं, राजस्थान के किसी निश्चित क्षेत्र में जहां पर थार का मरुस्थल है, दिन बहुत गर्म होता है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन रात बहुत ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि यह क्या है, जो रेत है वह रात में ठंडा हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है। अब इससे भी एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद करिएगा, जितना क्वेश्चन बताए हैं ना, अगर आपसे मैं चलते हुए रोड पर पूछ दूं कभी रोक के, तो तुरंत आंसर बताना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गदर पार्टी, नेक्स्ट है गदर पार्टी। बताइए तो, गदर पार्टी का नाम आपने सुना होगा, गदर पार्टी याद रख लेंगे बच्चा, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप यहां याद रख लिए गदर पार्टी को, अगर आप यहां पर याद कर लिए, कभी याद नहीं करना है, बस इतने से क्वेश्चन आएगा। जितना 4 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन से क्वेश्चन आएगा। अब दिन भर गदर पार्टी आप पढ़ते रहिए, पेपर में 4 ही लाइन से बनेगा। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो करते हैं, यहां ध्यान से देखिए। गदर पार्टी स्थापना हुई है सन 1913 में, स्थापना होती है सन 1913 में। सर इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं लाला हरदयाल शर्मा। क्या नाम है? लाला हरदयाल शर्मा, लाला हरदयाल, है ना, हरदयाल लिखो, शर्मा मत छोड़ो, है ना। संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल, याद रखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। 1913 डेट याद रखिएगा, 1913, लाला हरदयाल, है ना। इन्होंने इनकी स्थापना की। स्थापना कहां पर हुई? स्थापना अगर कोई पूछे इसकी स्थापना किसने किया, तो संस्थापक के चाहे स्थापना किए लाला हरदयाल। स्थापना कहां हुआ? स्थापना कहां हुआ? तो लिखेंगे सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को कहां पर पड़ता है? अमेरिका में। कहां पर पड़ता है जी? अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता है। गदर पार्टी की 1913 में स्थापना हुई। स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल शर्मा ने। कहां पर स्थापना हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। और याद रखिएगा, इसके जो पहले अध्यक्ष बने, इसके जो पहले अध्यक्ष बने सोहन सिंह भाखना, नाम उनका था सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। अच्छा, गदर पार्टी में गौ से गदर और गौ से गरम, गदर पार्टी में गरम दल के लोग थे। गौ से गदर और गौ से गरम, गदर पार्टी में गरम दल के लोग थे। तो गरम दल गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, संस्थापक लाला हरदयाल शर्मा। स्थापना हुआ सैन फ्रांसिस्को में। अध्यक्ष हैं सोहन सिंह भाखना, अध्यक्ष हैं सोहन सिंह भाखना। कोई पूछे कि यह गदर पार्टी की स्थापना क्यों हुई, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम, एक कारण है प्रथम विश्व युद्ध का, एक कारण है प्रथम विश्व युद्ध का, और दूसरा है कामागाटा मारू जहाज घटना, जहाज घटना, कामागाटा मारू जहाज घटना, दोनों बातें। तो आप ना यह पूछेगा ना यह पूछेगा। क्या है? कामागाटू मारू जहाज घटना छोड़ दो, प्रथम विश्व युद्ध भी छोड़ दो। गदर पार्टी पूछेगा 1913 में स्थापना हुई, सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में स्थापना हुई, याद रखिएगा। संस्थापक है लाला हरदयाल शर्मा, है ना। स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, अध्यक्ष है सोहन सिंह भाखना। अगर
गदर पार्टी से इतना ही याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, मिला जुला कर 12-13 ही क्वेश्चन किए हैं। कमेंट करके आप जरूर इसमें पिन कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बता दीजिएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ लगे कि हाँ सीखे हैं तो शेयर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आपका मोबाइल, आपकी मर्जी, आपका दिमाग, लेकिन हाँ तैयार जरूर करिएगा। थैंक यू।